हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंस ही फाइनेंस चलता हो, पैसा ही पैसा चलता हो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स चलते हो, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। नॉलेज इन द सेंस आपको पहले भी होगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। और जिनको नहीं पता शेयर मार्केट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई रिप्लाई एज सून पॉसिबल। एंड अगर आपको नोट चाहिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना। इंस्टा एंड टेली के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी सेविंग होती है ना, क्या होता है, जो आपकी सेविंग है, बचत वगैरह, सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे आपने बचा लिया, बिजनेस में से पैसे बचा लिए, उसके बाद आप उसको बैंक में जमा करवाते हो। बैंक जो है फिर वो आपके ही पैसे को दूसरे बिजनेसमैन को लोन दे देते हैं। मतलब कुल मिला के आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो यानी कि जो सेविंग्स है वो आपकी क्या हो गई, इन्वेस्ट हो गई। और ये जो इन्वेस्टर जिनको पैसा दिया है बैंक ने, वो तो बैंक को इंटरेस्ट रेट तो देंगे ही देंगे, साथ में बैंक जो आपने डिपॉजिट कराई है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट देगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट इसी तरीके से रेगुलेटेड होता है कि आपके जो सेविंग्स है वो आप बैंक में जमा कराते हो और बैंक उसी सेविंग को बिजनेस फर्म को दे देता है जिनको पैसे की नीड है। सो दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, कि आपकी जो सेविंग्स है वो बहुत अच्छी जगह लगा देता है। कौन, बैंक लगा देता है। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल मार्केट लगा देता है, ताकि प्रोडक्टिव वे में हमारी इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। इसका क्या मतलब है कि जो प्राइस है ना, चाहे किसी भी चीज़ का प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस भी चीज़ की, जैसे शेयर्स है, शेयर्स का प्राइस आज इतना है तो किस वजह से है, क्योंकि उसकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके की हो रही है इकोनॉमी में, वो डिसाइड करता है एक शेयर का प्राइस। ओके, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब जैसे फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह, है ना। अब ये जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह है, हम इसको फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप अगर अपना प्रॉपर्टी बेचो तब भी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, गोल्ड बेचो तब भी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ा टाइम लगेगा, कार बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गोल्ड और ये जो फाइनेंशियल एसेट है वो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज लिक्विडिटी। ओके, उसके बाद रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो है खरीदने से पहले से, आप किसी भी चीज़ के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो किसी भी कंपनी के, तो ये आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देती है कंपनी। आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट बाय या सेल करते हो तो पहले ही आपके पास एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से कंपनी आपको दे देती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही, जिससे कि आपको दूसरों तक पूछना नहीं पड़ता कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे क्या करें। तो इससे आपका टाइम बचता है। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये एक ऐसा मार्केट है जो कि सेवर्स के जो पैसे होते हैं वो कहीं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट आते हैं, तो वो सेवर्स के पैसे अपने पास रख लेते हैं डिपॉजिट के रूप में, और जब भी मेच्योरिटी का पीरियड आता है तो डिपॉजिट पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देते हैं, और बैंकर वही आपका सेविंग का जो पैसा होता है वो किसी नीडी को दे देते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन को, ताकि बैंक को भी मोटा इंटरेस्ट रेट मिल सके। अब दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं जिसमें आपको मनी मार्केट पढ़ना और कैपिटल मार्केट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मनी मार्केट क्या होता है, देखो अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि मुझे लगता है मैं अभी पैसे ले लेता हूँ और एक साल में मैं चुका दूंगा, सो उसके लिए मनी मार्केट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लो रिस्क होता है, अनसिक्योर्ड, और छोटे टाइम के लिए मुझे पैसे मिल जाते हैं और मैं फटाफट से उसको कैश में कन्वर्ट भी करा सकती हूँ। मैं डेली भी ट्रेडिंग वगैरह कर सकती हूँ। इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये टेलीफोन और इंटरनेट के ऊपर हो जाता है कि भाई इतने पैसे चाहिए तो आ गए, फ़ोन से ही फ़ोन कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है मनी मार्केट की, अगर मुझे कम टाइम के लिए छोटे छोटे लोन चाहिए तो उसके लिए, और उसके बाद हमारे जो फंड्स है वो इधर उधर घूम रहे हैं, इस तरीके से मार्केट जो वो रेगुलेट करता है। अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब मनी मार्केट में कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा देती हैं। सबसे पहले होता है ट्रेजरी बिल।
या फिर ट्रेजर बिल आप इसको कह सकते हो, ये आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कौन इशू करता है? ये आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसमें इसको आप जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद इशू कर रही है। एंड ये वो पब्लिक को इशू करते हैं कि किसी को भी अगर चाहिए ट्रेजर बिल वगैरह तो वो ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये फेस वैल्यू से कम, मतलब मार्केट में जितना रेट चल रहा होगा ना उससे कम में आपको, जैसे अगर 25,000 रुपये का चल रहा है तो उससे कम में आपको दे देंगे, जैसे 23,000 में, 23,500 में या 24,000 में आपको दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा वो भी पे नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो है रिटर्न 25,000 रुपये ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है कमर्शियल पेपर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। ये कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर। ये बड़ी बड़ी जो क्रेडिट वाली कंपनीज होती हैं ये इशू करती हैं, है ना। और ये कंपनी, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लाइक अभी के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाऊँ, तो मैं किसी और बड़ी कंपनी से इशू करवा लूँगी कुछ पैसा, ठीक है, कमर्शियल पेपर के थ्रू, और फिर मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी दे दूँगी। और इसका जो मेचोरिटी पीरियड होता है कि मुझे रिटर्न कब तक करने पड़ेंगे, 15 दिन से 1 साल के बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल मनी पे। कॉल मनी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। आप उसको डिमांड पे रिपेबल करा सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 दिन तक होता है, ओके। कॉल मनी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बैंक जो है वो दूसरे बैंक से बोरो कर लेता है कुछ टाइम के लिए, जैसे 15 दिन के लिए मैंने आपको बताया है ना। और ये क्या होता है, बैंक को एक CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि अभी आप अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, मनी एंड बैंकिंग में आप पढ़ चुके होगे CRR, तो हर बैंक को CRR मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो अगर वो CRR मेंटेन नहीं कर पाता तो बैंक जो दूसरे बैंक से थोड़े दिन के लिए उधारी पे ले लेता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी, और उसके ऊपर दूसरे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है 15 दिन का, है ना। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD। इसको आप आम भाषा में सेविंग अकाउंट बोल सकते हो, और बोला भी जाता है। ये सेविंग अकाउंट कौन ऑफर करता है? बैंक ऑफर करता है। इसमें क्या होता है, आप यानी कि एक इंडिविजुअल एग्री कर लेता है कि ठीक है मैं अपने सेविंग अकाउंट में या फिर CD में या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ, और मैं इतने टाइम तक उसको निकालूंगा नहीं ताकि मुझे अच्छे से इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन अगर मैं निकाल लेता हूँ उस अकाउंट में से पैसे तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है। जैसे मान लो मैं सामान लेने गई अपनी कंपनी के लिए, रॉ मटेरियल लेने गई, और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं जो है उधारी पे सामान ले लेती हूँ, रॉ मटेरियल ले लेती हूँ, तो जो सेलर होगा वो मुझे एक कमर्शियल बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे देगा। उसमें मुझे इतने टाइम में पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सेलर को अर्जेंट नीड चाहिए होती है कि मुझे अभी पैसे चाहिए बिल की डेट से पहले ही, तो फिर बैंक जो उसको डिस्काउंट कर देता है उस बिल को, ठीक है। दैट इज कमर्शियल बिल। अब ये था मनी मार्केट की, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए या फिर शॉर्ट टर्म लोन के लिए मनी मार्केट होता है। अब आते हैं हम कैपिटल मार्केट के लिए। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनको लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट होता है फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या फिर डेब्ट, है ना। अब इसका कैसा नेचर है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैपिटल मार्केट में हमें दो सेगमेंट्स पढ़ने हैं, फिर कैपिटल मार्केट भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, है ना। और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ये वाला जो है ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है। अब जैसे कई लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। ये ट्रेड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, मतलब ट्रेडिंग में हेल्प कराता है। और उसके बाद ये बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी हेल्प करता है, हमारी कैपिटल बनाने में हेल्प करता है। मतलब जैसे अगर मैंने 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं 30 लाख तक भी उसको पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसा मिल रहा है। तो और क्रिएट्स लिक्विडिटी, जो भी चीज़ मैं खरीदूंगी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जहाँ से भी मैं पैसा अरेंज करूंगी लॉन्ग टर्म के लिए, वो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट के लिए, एक तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स मुझे प्रोवाइड करता है, और लेसर आउटले रिक्वायर्ड एज यूनिट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लो। मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी मैं लाइक डिबेंचर्स वगैरह के लिए लगाऊंगी वो कम होंगे, ठीक है। अगर मुझे डिबेंचर्स बेचने हैं अपनी कंपनी के या फिर शेयर्स बेचने हैं अपनी कंपनी के, तो मैं उसकी जो वैल्यू है वो कम रखूंगी, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, है ना। ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर के बाद मुझे पेमेंट करनी होती है। काफ़ी ज़्यादा हाईली लिक्विड है, लोअर सेफ्टी इसमें थोड़ी कम होती है। अब लंबे टाइम के लिए मैं पैसा ले रही हूँ तो मुझे
लाइक एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा लूँ, है ना। और कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अब हम आएंगे फटाफट से प्राइमरी मार्केट के ऊपर। अब यहाँ पर देखो शेयर मार्केट, आप जानते ही होंगे शेयर मार्केट को। इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में सबसे पहले आप डायरेक्ट कंपनी से पैसा, डायरेक्ट कंपनी से आपने शेयर खरीद लिया। आप स्टॉक वगैरह यूज़ करते होगे, या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं उनको आप यूज़ करते होगे, तो आपने डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स खरीद लिए, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। और जैसे मान लो आपने शेयर खरीद लिया लेकिन आप किसी दूसरे इंसान को बेच रहे हो कुछ टाइम बाद वो शेयर, मतलब आपके और दूसरे इंसान के बीच में कॉन्टैक्ट चल रहा है, सो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। और आपके और फिर वो अगला इंसान किसी दूसरे इंसान को, किसी तीसरे इंसान को बेच रहा है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, ये न्यू इशू मार्केट होता है जो कि कंपनी और कस्टमर के या फिर बायर के बीच में होता है ना। और ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर, ये जो है सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर में फंड जो है ट्रांसफर होते हैं। ओके, अब सेवर कौन होते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान जिसके पास सेविंग्स है, और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन जिसके बिजनेस के शेयर्स बिक रहे हैं। तो ये उन दोनों के बीच में फंड ट्रांसफर हो रहा है। अब फंड्स जो हैं, जो मैं उनको पे करूंगी कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उनके शेयर्स मैं ले लूंगी, मैं अपने फंड्स उनको दे दूंगी, या फिर मैं अपनी सेविंग्स कंपनी वालों को दे दूंगी। तो वो उन पैसों को क्या करेंगे, अपने नए प्रोजेक्ट में वो पैसे लगाएंगे, एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में, मॉडर्नाइजेशन करने में, मर्ज करने में, टेक ओवर करने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्राइमरी मार्केट में क्या क्या फ्लोटिंग के मेथड्स हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एक तो सबसे पहले कैसे कंपनी जो है वो शेयर्स वगैरह इशू करेगी वो इसमें हमें लिखा हुआ है। अगर मान लो एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, उसने सोचा कि चलो भाई शेयर्स इशू कर लेते हैं अपनी कंपनी के और फिर हमें पैसा मिल जाएगा बदले में, तो क्या करेंगे, एक प्रोस्पेक्टस बना लेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरीके से समरी होती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो उसके अंदर एक छोटी सी डायरी आती है ना, मैनुअल आता है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी रहती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। वैसे ही शेयर्स या फिर डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो एक प्रोस्पेक्टस, एक बुकलेट बनाती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। और वो जो प्रोस्पेक्टस है वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में आता है। ऑफर फॉर द सेल, उसके बाद जब प्रोस्पेक्टस छप जाता है तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो सेल के लिए ऑफर की जाती हैं। अब ये सेल कौन करवाएगा, ब्रोकर्स करवाएंगे। ठीक है, वो एनकरेज करेंगे कॉमन पीपल को कि ये इस कंपनी खरीद लो, इस कंपनी खरीद लो, या फिर जो लोग हैं वो ऐप से खरीद लेंगे, इस तरीके से। प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ऑलरेडी शेयर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी पहले उनको पूछती है कि आप ये, हम एक नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं, आपको चाहिए, पहले वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि आपको चाहिए, हम आपको कम रेट में दे देंगे वो शेयर्स। ठीक है, और नहीं लेती अगर कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो वो बाहर जाके बिकते हैं। ठीक है, राइट्स इशू, उसके बाद जैसे ही शेयर्स ऑफर हो जाते हैं तो शेयर होल्डर के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। अगर उन्होंने इक्विटी शेयर लिया है तो उसके बाद वो कंपनी की मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रेफरेंस लिए तो नहीं कर सकते। और एक होता है EIPOs, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो कंपनी है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने शेयर्स को बेच देती है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लाइक ऐप्स, अपस्टॉक्स वगैरह पे से, तो आप ग्रो वगैरह ऐप जो होते हैं उनके थ्रू, उसको EIPOs बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ई इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसा तरीका था, ये जैसे एक मेथड ऑफ फ्लोटिंग ऑफ न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट में कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं जी अपने सेकेंडरी मार्केट पे। इसमें क्या होता है, जब सिक्योरिटीज जो पहले से ही बिक चुकी है, जो शेयर्स ऑलरेडी पहले से ही बिक चुके हैं, कोई ले चुका है उनको, वो इंसान किसी दूसरे इंसान को बेच रहा है वो शेयर्स, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। इसमें कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दो इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये समझ में आ गया। अब इसके फीचर्स क्या है, एक तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है, मतलब वो शेयर जो है जब भी कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनकी फिक्स्ड लोकेशन होती है ना, इन दोनों इन्वेस्टर की फिक्स लोकेशन होती है। प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट आता है और ये नई इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। अब डिफरेंस देखो, प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी शेयर्स बिक चुके हैं उन्हीं को दोबारा से रीसेलिंग चलती है।
नाउ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। अब ये जो सिक्योरिटीज का प्राइस है ना, ये कंपनी डिसाइड करेगी, मतलब शेयर्स जो भी वो बेचेगी, डिबेंचर्स जो भी वो बेचेगी, वो कंपनी डिसाइड करेगी। और यहाँ पर जो है अगर आप जैसे आपने खरीद लिया, आप किसी और को बेचना चाहते हो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो वो उसका जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगी, ठीक है। परचेज एंड सेल, उसके बाद सिक्योरिटीज जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सोल्ड की कर दी जाती है कंपनी, मतलब प्राइमरी मार्केट में। और यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है। यहाँ पर प्राइमरी में कंपनी टू इन्वेस्टर, उसके बाद इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ द मार्केट, अब यहाँ पर कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, और यहाँ पर जो है सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी बड़ी प्लेस है। मीडियम क्या होता है, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, यहाँ पर सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। और यहाँ पर जो है बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती हैं सेकेंडरी मार्केट में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अगर जिसको शेयर मार्केट अच्छे से आता है। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट, आप कुछ भी बोल सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, वो भी शेयर्स की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी। और उसके उसके बाद जो भी कंपनी का आपको खरीदना होता है तो आप उसका कंपनी का खरीद सकते हो, अपने पैसे लगा सकते हो, और बदले में आपको उनके शेयर्स मिल जाएंगे। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लिक्विडिटी इन द सेंस कि अगर आप शेयर्स को बेचोगे तो आपका कैश में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, जो प्राइस होंगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स के, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, अब आपके ट्रांजैक्शन की सेफ्टी यहाँ पर पूरी की पूरी अच्छे से होती है क्योंकि वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म है ये। और इससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी। क्यों, कैसे कैसे बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ, इन द सेंस कि जैसे कंपनी जो है वो आपको शेयर्स देती है, बदले में आप उनको अपना पैसा देते हो, तो अपने पैसे से वो अपनी कंपनी के लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उसमें वो जाएंगे, ठीक है, इन उस जोन में जाएंगे जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप करेगी, है ना। और उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्ड, उसके बाद इक्विटी शेयर्स होल्डर को ज़्यादा बेचना प्रेफर करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या होता है, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा, सट्टा इन द सेंस कि वो एक गुड वे में पैसा जो है वो लगा सकते हैं जिसमें उनको लॉस के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब जिसको अच्छे से नॉलेज है वो पैसे लगा सकता है, दैट इज काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप पहले के टाइम की बात करो या फिर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आते तो कैसे होता है, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। ब्रोकर एक टाइप का ऐसा पर्सन होता है जो कि बीच मीडियोकर होता है कंपनी से भी, और जो कंपनी के शेयर्स को ला के रखता है अपने पास, और वो जो है बेचने का काम करता है इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद वो जो भी आपको कंपनी के शेयर्स बताएगा उसमें से अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, अब जो ब्रोकर है वो उसके बाद आपने ऑर्डर दे दिया, अब उसके बाद ब्रोकर जो है वो बाय करेगा उस सिक्योरिटी को और उसके बाद आपको सेल कर देगा। उसके बाद आता है सेटलमेंट। फिर क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन जो है उस ब्रोकर को पे करते हो, और मान लो अगर आपको किसी और को भी बेचना है, सेकेंडरी मार्केट में जाना है, तो उसके बाद भी आप ट्रांजैक्शन जो है वो करा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे। अब हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। मनी मार्केट में बैंक्स आते हैं, है ना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। बैंक आ गए, आरबीआई आ गई, फाइनेंस कंपनीज आ गई। और कैपिटल मार्केट में कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कोऑपरेटिव एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर और इंडिविजुअल। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में शेयर्स वगैरह ही होते हैं, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कॉल मनी। और उसके बाद मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिए थे, ट्रेड ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, है ना, ट्रेड बिल्स, इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट आउटले, अब यहाँ पर क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पर कैपिटल मार्केट में डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है मनी मार्केट में, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या होती है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म होता है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म होता है। मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का होता है। लिक्विडिटी क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज लेस लिक्विड होती है, और मनी मार्केट में तो मनी ही आ गई तो ये हाईली लिक्विड है, ओके। एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हाई रिटर्न मिलने का चांस है, हाई प्रॉफिट होने के चांस है। और मनी मार्केट सिर्फ 1 साल के लिए पैसे आपको देते हैं तो लो रिटर्न मिलते हैं। सेफ्टी, कैपिटल मार्केट जो है वो रिस्कियर भी है
और आपके रिटर्न और रिपेमेंट की रिस्पेक्ट भी करता है। और मनी मार्केट जो है वो सेफर है क्योंकि इसके अंदर मिनिमम रिस्क है। ओके, अब हम बात करेंगे डिपॉजिटरी सर्विस की और डीमैट अकाउंट्स की। इसका सिर्फ हमें मीनिंग करना है। तो डिपॉजिटरी सर्विस क्या होता है, जैसे एक बैंक है वो आपके पैसे, जैसे एक बैंक है, आपके जितने भी सेविंग्स है आप बैंक में जमा करवाने जाते हो, तो आपका जो पैसा है बैंक एक कस्टडी में रख देता है, एक लॉकर से में रख देता है, सेफ कस्टडी में, ठीक है। वैसे ही डिपॉजिटरी भी एक तरीके का बैंक है जिसके अंदर सारे सिक्योरिटीज होते हैं, एक डब्बे टाइप का, उसके अंदर सारे सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। तो ये होती है डिपॉजिटरी। ओके, अब यहाँ पर दो टाइप की डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में है, एक एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट एलटीडी, और एक होती है सीएसडीएल। इसमें क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और इसको विच आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इनको, इन दोनों को, ये जो दो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, है ना। अब इस डिपॉजिटरी में एक सिक्योरिटी अकाउंट जो है वो ओपन होता है जिसमें सारे शेयर्स जो है वो डिपॉजिट किए जा सकते हैं, उनको विड्रॉ करवाया जाता है, उनको लाइक सोल्ड भी किसी भी टाइम किया जा सकता है। सो दैट इज काइंड ऑफ द थिंग, है ना। और डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आप अपने बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाते हो, वैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट के साथ साथ अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। इस अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, या फिर ऑफलाइन भी शेयर्स वगैरह, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो, रिटेन कर सकते हो। सो दैट इज डीमैट अकाउंट। विदाउट डीमैट अकाउंट यू कैन नॉट लाइक बाय द सिक्योरिटीज, इस तरीके से। ओके, डीमैट अकाउंट भी हो गया, और इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक इज सेबी के बारे में पढ़ना है हमें। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जैसे हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को या फिर स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड सेटअप किया गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है। सेबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है 12 अप्रैल 1988 को, और ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फिर एक ऐसी संस्थान है जो कि सिक्योरिटी मार्केट, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स का जो मार्केट होता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के हित में काम करते हैं। और इनको स्टेटस कब मिला था सेबी को, 30 जनवरी 1992 को। ये थोड़े से डेट्स याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद एक एक्ट भी, और थ्रू एन ऑर्डिनेंस विद द लेटर रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जैसे इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 30 जनवरी को, उसके बाद एक एक्ट आ गया था जिसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया था, जिसको आप क्या बोलते हो, सेबी एक्ट 1992, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स को कोई भी उनके साथ कुछ बुरा ना हो। और उसके बाद सेकंड हैंड सिक्योरिटीज को भी ये मैनेज करता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी की, ये देख लेते हैं। एक तो ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, डेली की डेली शेयर्स वगैरह इनका बेचने का होता है, ऑर्डरली फंक्शनिंग कराता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स के कुछ राइट्स और इंटरेस्ट होते हैं, उनके लिए गाइड करता है, एजुकेट करता है। और जो ट्रेडमिल प्रैक्टिसेस होती हैं, इंटरनल ट्रेडिंग होती है, उनको ये बचाता है कि ऐसी कोई प्रैक्टिसेस ना हो जिससे स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत आए। रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद ये एक कोड ऑफ कंडक्ट या फिर रूल्स वगैरह बनाता है जो कि ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स वगैरह सभी को फॉलो करने होते हैं। अब फंक्शंस क्या है सेबी के, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन की, ये हर चीज़ को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने से रोकता है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो अंदर ही अंदर ट्रेडिंग होती रहती है ना, उसको ये रोकता है। उसके बाद ये सबको एजुकेट करता है कि कैसे अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। डेवलपमेंटल फंक्शन, एक तो ये क्या करता है, सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि सभी के लिए फेयर प्रैक्टिसेस हो। इन्वेस्टर एजुकेशन, सारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है। जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे ब्रोकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराता है। रिसर्च करता है। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन को, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन को ये पब्लिश कराता है। और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। रेगुलेशन फंक्शंस क्या होते हैं कि ये जो जो ब्रोकर्स है और जो सब ब्रोकर्स है उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं। किसी के पास पैसे लगाने के लिए नहीं है तो उनको लोन भी देते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी ये लेके आए हैं। और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर्स, इनके लिए भी
वो रेगुलेशन कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो सारा चैप्टर है फाइनली जो फाइनेंस से रिलेटेड था वो खत्म होता है। आई होप आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज मिल पाई होगी। अगर आप इसको प्रैक्टिकल वे में करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।